सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 9 इकोनॉमिक्स का आगे पढ़ने वाले हैं। नागरिक विमानन। उद्देश्य है इसके विमानन की वहनीयता को बढ़ाना, एयर कार्गो की क्षमता को दोगुना करना, रखरखाव, मरम्मत तथा बदलाव उद्योग का विस्तार करना, हवाई अड्डे की क्षमता को 5 गुना बढ़ाना, क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी की उपलब्धता तथा वहनीयता को बढ़ाना इसके प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है इसमें बाधाएं क्या क्या है। मानन क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ एयर स्पेस, पार्किंग स्थल तथा रनवे स्लॉट आदि के लिए जगह या स्थान की कमी होती जा रही है। विशेष रूप से मेट्रो एयरपोर्ट्स पर और बड़े शहरों में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए स्थान की अपर्याप्तता है, जबकि गैर मेट्रो शहरों में एक एयरपोर्ट से अधिक का निर्माण कम यात्री संख्या की वजह से वहनीय नहीं है। विमानन संबंधी औद्योगिक जानकारी के कौशल, जिसमें एयरलाइन पायलट तथा क्रू से लेकर मेंटेनेंस एवं ग्राउंड हैंडलिंग पर्सनल तक आते हैं, इनकी उपलब्धता बहुत ही कम है। अधिकांश प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट में एविएशन गैसोलीन का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता जो आयातित होता है और यह उड़ान प्रशिक्षण को खर्चीला बनाता है। नेक्स्ट है आगे की राह। इसमें हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। विमानन अवसंरचना का विस्तार। उड़ान पहल के तहत योजित हवाई अड्डों के निर्माण को समयबद्ध रूप में पूरा करना। 2022 तक दिल्ली एवं मुंबई में 2 नए हवाई अड्डों का निर्माण तथा ट्रैफिक के दृष्टिकोण से देश के 10 बड़े हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं और इस क्षेत्र में वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक सहयोग के लिए निवेश को बढ़ा सकते हैं। और जैसे एयर कार्गो के विकास को प्रोत्साहन कर सकते हैं, हवाई अड्डों पर विनियमन को आसान कर सकते हैं। ये ऐसे इसमें से 4 से 5 पॉइंट बता देने हैं। नेक्स्ट है बंदरगाह में। बंदरगाह जल परिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्ग। इसमें तटीय जल परिवहन एवं अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा माल ढुलाई की हिस्सेदारी को दोगुना करना है, बंदरगाह की क्षमता को बढ़ाना है, अंतर्देशीय जलमार्ग की प्रवाह क्षमता को बढ़ाना है, बंदरगाहों की वर्तमान कम गहराई को बढ़ाकर अंतर्देशीय जल परिवहन की क्षमता को बढ़ाना है। इसमें बाधाएं क्या क्या है। माल ढुलाई के लिए अभी भी सड़कों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है तथा इसके बाद रेलवे का क्रम आता है। लागत दक्ष होने के बावजूद जलमार्ग के द्वारा माल ढुलाई का प्रतिशत अत्यंत कम, मतलब 6% है। बंदरगाह की अपर्याप्त गहराई की वजह से भारत के अधिकांश कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों की क्षमता कम है। उत्पादन केंद्र तथा गेटवे पोर्ट के बीच कनेक्टिविटी की कमी है। कमी की वजह से डिलीवरी में भी देरी आती है। पूंजीगत लागत अधिक होने के कारण जलमार्ग द्वारा माल ढुलाई गैर प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है। घुमाव जल और नदियों एवं उनके तटों के अपकर्षण के कारण उनकी गहराई परिवर्तित होती रहती है एवं सीमित रहती है। अंतर्देशीय जलमार्गों की विनियामकीय सीमाओं के कारण भी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है आगे की राह में। प्रमुख बंदरगाहों की गहराइयों को बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि उन्हें बड़े कंटेनर के लिए समर्थ बनाया जा सके। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न उप परियोजनाओं के क्रियान्वयन की तीव्रता को बढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से पोर्ट कनेक्टिविटी संशोधन से संबंधित परियोजनाओं की। इसमें जलमार्ग और बंदरगाह से जुड़े व्यापार के लिए व्यापार की सुगमता का माहौल तैयार करना चाहिए। ऐसे हम 4 से 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग
और राज्य के जलमार्गों को नहरों के माध्यम से जोड़ना इत्यादि, ये सब हम बता सकते हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जलमार्ग वन की क्षमता को बढ़ाने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना को क्रियान्वित करते हुए संबंधित तकनीकी सहयोग और विश्व बैंक से निवेश सहयोग को अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स। इसमें क्या उद्देश्य हैं? इसमें उद्देश्य है कार्गो के मल्टी मॉडल प्रवाह को प्राप्त करना और इसमें जीडीपी के 10% से कम के स्तर तक लाना और इसे लॉजिस्टिक कौशल को संवर्धित करना तथा रोजगार की संख्या को बढ़ाना है। इसमें क्या क्या बाधाएं हैं? वित्त की बाधा है, अविकसित अवसंरचना है, अहितकारी मॉडल की वजह से लॉजिस्टिक की लागत अधिक है, हैंडलिंग तथा वेयरहाउसिंग सुविधा अभी भी बड़े स्तर पर अव्यवस्थित है और बहुहित धारकों के शामिल होने की वजह से उनमें समन्वय का जो अभाव है वो भी एक बड़ी चुनौती है। क्षमता का गैर दक्ष उपयोग तथा प्रतिस्पर्धा का अभाव है। सीमा कंप्लायंस तथा डॉक्यूमेंट प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। ऐसे ही 4 से 5 पॉइंट इसमें हम आगे क्या क्या कर सकते हैं वो बता देना। शुल्क को युक्ति संगत बनाना तथा विभिन्न स्वरूपों में प्रभावी तरीके से मूल्य को निश्चित करना। एक सर्व समावेशी निकाय बनाना जो सभी परिवहन संबंधी आंकड़ों को संग्रहित कर सके। गोदामों की क्षमता को बढ़ाना तथा उनके संचालन, विशेष रूप से खाद्य भंडारण की क्षमता का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। मल्टी मॉडल समाधान को बढ़ावा देना है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा बंदरगाह टर्मिनल के संचालन के लिए निजी क्षेत्रों को अनुमति प्रदान करना है। ये कुछ हम 4 से 5 इसके पॉइंट बता सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी, इसके क्या उद्देश्य है? आर्थिक विकास में डिजिटल कनेक्टिविटी की महत्ता को देखते हुए 2022-23 तक डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना है। सभी राज्यों, जिला, ग्राम पंचायत तथा डिजिटल कनेक्टिविटी स्थापित करना है। 2022-23 तक सरकारी सेवाओं की पहुंच का डिजिटलीकरण करना है। पूरे देश में 100% बुनियादी डिजिटल साक्षरता लाना है। इसमें क्या क्या बाधा है? गुणवत्ता की और विश्वसनीयता की, अनुपयोगी कॉल ड्रॉप तथा कमज़ोर सिग्नल की वजह से इंटरनेट की पहुंच में समस्याएं भी आती हैं। नेटवर्क में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सीमित है। हमारी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से तक डिजिटल उपकरणों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन आदि की पहुंच नहीं है। अनुमानों के अनुसार भारत में डिजिटल साक्षरता की दर 10% से भी कम है। इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में कंटेंट की भी एक बड़ी बाधा है और बड़ी संख्या में ई सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हैं। अभी भी नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों तक जाना पड़ता है। साइबर सुरक्षा के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क भी अपर्याप्त कारण है। आगे की राह में भारत नेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए एक संशोधित रणनीति बनाने की आवश्यकता है। नई राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन नीति 2018 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के लिए यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कवरेज को 50 Mbps तथा संस्थानों के लिए 100 Mbps तक उपलब्ध कराने की बात की गई है। कॉल ड्राफ्ट को ट्रैक करने, कमज़ोर सिग्नल तथा अनुपयोगी कॉल से निजात पाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को एक विश्वसनीय प्रणाली नियमित करनी होगी जो टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित कर सके। तो ऐसे हमें 3 से 4 पॉइंट इसके बता देने हैं। ये आगे है शहरी परिवर्तन के लिए स्मार्ट सिटी। इसमें भी उद्देश्य, बाधाएं और आगे की राह ये ऐसे ही है। ये इसमें भी स्वच्छ भारत मिशन है, फिर उसके बाद जल संसाधन है, उसके उद्देश्य, उसमें क्या बाधाएं और आगे की क्या राह हो सकती है। नेक्स्ट है
सतत पर्यावरण है, जैसे इसमें क्या बाधाएं हैं, इसके क्या उद्देश्य है और इसमें हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। फिर समावेशन है, समावेशन में भी जैसे विद्यालय शिक्षा है, इसमें इसके क्या उद्देश्य हैं और इसमें क्या बाधाएं हैं और इसमें आगे की क्या राह हो सकती है, ये हम बता सकते हैं। जैसे उच्च शिक्षा है, इसमें क्या बाधाएं हैं, आगे की राह क्या है। तो ऐसे 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 कुल मिला के ये कई सारे टॉपिक हैं। तो इस लेसन की जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल राकेश विजय पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से इसको पढ़ लेना। इसमें ये हर टॉपिक पर उद्देश्य है और उसकी बाधाएं हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं वो सब। तो इसे टेलीग्राम चैनल पर देख लेना। ये यहाँ तक है। तो ये लेसन ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।